बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा था? No, I didn't enjoy the experience. ये कितना मुश्किल था मैम ये डिसीजन लेना कि डॉक्टर से मॉडलिंग या एक्टिंग में आना? Mentally, I was not ready because मैं ऐसे लो ऑन कॉन्फिडेंस थी. सक्सेस जब दिमाग में चला जाता है, उड़ने लगते हो तो अपने रूट्स जब भूल जाते हो तो पतंग जैसे कट जाती है और वो गिर जाती है. हम आपने फर्स्ट खतरों के खिलाड़ी किया हुआ है जी. तो ये जब ये शो आ रहा था तो आपको पता था कि ऐसे स्टंट्स होंगे इसमें? मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, सो इमीडिएटली आई सेड यस. मुझे अवार्ड्स बचपन से ही मिलते हैं बिकॉज आई लाइक टू एक्सेल इन वॉट एवर आई डू. मैम आपने दे धनाधन मूवी में काम किया है जी. उस मूवी में इतनी बड़ी स्टारकास्ट है तो वो स्टारकास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? हम लोग सब पूरे टाइम तक वो रूम में बैठते थे. वी यूज्ड टू प्ले डम शराड्स, वी यूज्ड टू प्ले अंताक्षरी. सब लोग मतलब अक्षय जी, सुनील शेट्टी, कटरीना कैफ, नेहा दुपिया, हम लोग, समीरा रेड्डी, हम लोग सब वहाँ पे बैठ के वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट. पवन कल्याण सर के साथ आपने काम किया था. जी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ही इज़ एक्सट्रीमली हम्बल बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ वेरी नोन फैमिली. फैमिली लेगेसी है, हिस्ट्री है. लेकिन जब उनके साथ काम कर रहे थे तो कभी वो एहसास नहीं हुआ. वेलकम बैक टू द नील रावल शो. आई एम योर होस्ट नील रावल. आज हमारी गेस्ट है इंडिया की फर्स्ट मिसेस वर्ल्ड. वो एक मदर भी है, वो एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो एक MBBS डॉक्टर भी है और वो एक एक्ट्रेस भी है. सो लेट्स वेलकम हर इनटू आवर शो, डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर. नील, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, उसके लिए शुक्रिया और मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. वेलकम. कैसे हो आप? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया. गुड. लेट्स रॉक एंड रोल. यस यस ऑफ कोर्स. मैम 2001 में आप मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीती, लेकिन उसके पहले की जो लाइफ थी तो बचपन से आपने सोचा था कि मैं मिसेस वर्ल्ड बनूंगी या मॉडलिंग करूंगी या डॉक्टर बनूंगी? मुझे बचपन से ही मेडिसिन करना था, मुझे डॉक्टर बनना था, अपना नर्सिंग होम खोलना था एंड उसी की तरफ मैंने काम किया, वही मेरा गोल था. और स्कूल में मैं हमेशा फर्स्ट आती थी, कभी कभार सेकंड आती थी तो मुझे वो आई कुड नॉट डाइजेस्ट इट, तो फर्स्ट रहने की ही मैंने पूरी कोशिश जारी रखी थी एंड आई यूज्ड टू सक्सीड इन दैट. तो माय डैड इन 10th स्टैंडर्ड ही टोल्ड मी वन थिंग. ही सेड कि बेटा मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तो अगर आपको मेडिसिन करना है तो आपको अपने बलबूते पे करना है, मेरिट पे मार्क्स लाके करना है. तो एंड आई न्यू ही मेंट बिजनेस, क्योंकि वो ऐसे ही कभी कुछ बोलते, ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो मुझे पता था कि अगर ऐसा कहा है मतलब यही होगा. तो मुझे अगर मेडिसिन करना है तो मेहनत करके मार्क्स मुझे मिलने चाहिए, नहीं तो नहीं होगा. तो 12th स्टैंडर्ड में मुझे अच्छे मार्क्स मिले, 96% थे PCB में. तो उसके बाद में एडमिशन मिल गई मेडिसिन में और उसी की तरफ मैं चलती गई. कभी सोचा भी नहीं था कि ग्लैमर इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करूँ या एक्टिंग में मैं एंटर करूँगी, ऐसे कभी दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था. तो ये कितना मुश्किल था मैम ये डिसीजन लेना कि डॉक्टर से मॉडलिंग या एक्टिंग में आना? बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉट बिकॉज आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड आई देन डिसाइडेड टू बी अ मॉडल, लेकिन इस वजह से क्योंकि मेंटली आई वॉज नॉट रेडी. मेंटली बिकॉज एंड इमोशनली आई बीन एन इंट्रोवर्ट. तो इंट्रोवर्ट मतलब, and in modeling or in acting you have to be emotionally, matlab you have to be bindas, right. literally naked, right? Emotionally you cannot be like I have to, नहीं वैसे नहीं कर सकते. तो वो transition तो जो था कि you have to enjoy the spotlight, forget just being able to handle it, लेकिन to enjoy it, क्योंकि तभी आप अच्छे एक्टर बन पाओगे, तभी आप अच्छे मॉडल बन पाओगे. वो ट्रांजिशन सबसे मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज मैं ऐसे लो ऑन कॉन्फिडेंस थी, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड पनवेल एंड एक बड़े मॉल में जाना भी मुझे डर लगता था कि अरे मैं कैसे जाऊँ, मुझे क्या है ऐसे. उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से आज जहाँ पर मैं आई कैन इवन एड्रेस 10,000 पीपल, नॉट अ प्रॉब्लम. वो जो शुरुआत में जो दिक्कतें आई उसके वजह से वो मुश्किल थी मेरे लिए. मैम इंडस्ट्री में आना एक डॉक्टर के लिए वो ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद इतने सालों तक सस्टेन करना वो कितना डिफिकल्ट काम है?
मेरा ऐसा था कि जैसे हम देखते हैं और सुनते हैं स्ट्रगल्स के बारे में, जो बाहर से लोग आते हैं, उनको काम नहीं मिलता, फिर 4-4 5-5 लोग एक रूम में रहते हैं। मेरा वैसा स्ट्रगल नहीं था, मेरा स्ट्रगल अलग था, बिकॉज़ मुझे कभी एक्टर बनना ही नहीं था, मॉडल बनना ही नहीं था। और मैंने जो किया शुरुआत में वो इट वाज फॉर फन, उसमें यही था बिकॉज आई लव चैलेंजेस। तो यही था कि अरे ये मैं क्यों नहीं कर पाऊँगी, अगर एवरीबडी एल्स कैन डू इट व्हाई कांट आई। तो उस नज़रिए से मैंने पार्टिसिपेट किया, तो दैट पार्ट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट लाइक आई सेड। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आई डू समथिंग तो मैं मेरा 100% देती हूँ। तो उतार चढ़ाव ऑफ कोर्स सबके लाइफ में आते हैं, मेरे भी आए, एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मैंने सोचा कि ये सब मैं छोड़ के आई विल गो बैक टू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ डॉक्टर। लेकिन जब भी मैंने ऐसे डिसाइड किया, काम आने लगा, तो वही हुआ कि अरे काम आ रहा है तो चलो करते रहो। तो उस की वजह से आई थिंक आई हैव सस्टेन्ड, एंड आई थिंक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दैट आई हैवंट फॉरगॉटन माई रूट्स। क्योंकि मैं बहुत बार देखती हूँ कि a lot of people in our industry are able to handle failure but not success. Success जब दिमाग में चला जाता है, उड़ने लगते हो, तो अपने रूट्स जब भूल जाते हो तो पतंग जैसे कट जाती है और वो गिर जाती है, वैसे हो जाता है। तो there are many people who I've seen, मैंने देखा है कि बहुत सक्सेस एंजॉय किया है for a very short time and then they are not able to sustain it. तो to be able to sustain this in this field, it's important कि आपके रूट्स को आप ना भूलें। राइट। मैम, पवन कल्याण सर के साथ आपने काम किया था जी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओह एक्सीलेंट, ये इनफैक्ट मेरी फर्स्ट फिल्म थी। हिंदी रीजनल कोई भी फिल्म, अगर आप फीचर फिल्म लो तो पवन कल्याण जी के साथ जो काम मैंने फिल्म की वो फर्स्ट फिल्म थी, एंड इट वाज अ सुपर डुपर हिट। और मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, क्योंकि मैं वापस आ गई, अपने काम पे लग गई, आई वाज स्टडीइंग एटसेट्रा। लेकिन he is extremely humble because he comes from a very known family, उनका मतलब फैमिली लेगेसी है, हिस्ट्री है। लेकिन जब उनके साथ काम कर रहे थे तो कभी वो एहसास नहीं हुआ, एंड बिकॉज मुझे तेलुगु का एक वर्ड भी नहीं आता, ऑफ कोर्स दे यूज्ड टू लाफ बिकॉज ऑफ माई एक्सेंट, क्योंकि हम डायलॉग्स तो तेलुगु में ही बोलते थे, लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग टू बी डब्ड, वो पता था। बट ही वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव। अगर कुछ चेंजेस उनको चाहिए, क्योंकि वो भाषा में थोड़ा अलग हो सकता है, राइट, हमारे जो एक्सप्रेशंस है, तो वो बताते थे। तो इट वाज रियली enjoyable. It was a beautiful experience. वो सिखाते भी होंगे आपको, और तेलुगु बोलना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। तो वो कैसे करा आपने? तो प्रीति झांगियानी वॉज माई को स्टार इन दैट। तो हमारे लिए, दोनों के लिए एक कोच रखा गया था। तो ही यूज्ड टू कम एवरी डे इन द मॉर्निंग, और उस दिन के सीन्स जो थे हमारे, तो हमें सामने बिठा के वो कहते थे, एंड आई यूज्ड टू राइट डाउन इन हिंदी/इंग्लिश कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, और वो फिर हम बोलते थे। ओके। मैं आपने दे धनाधन मूवी में काम किया है जी। उस मूवी में इतनी बड़ी स्टारकास्ट है, तो स्टारकास्ट के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और इतनी बड़ी स्टारकास्ट है तो उसको संभालना भी बड़ा मुश्किल है, तो उसके बिहाइंड द सीन भी कुछ रहे होंगे, प्लीज़ आप अगर शेयर कर पाए तो। यस, उसमें जोक यही था कि वी वर 23 नोन आर्टिस्ट, 23। ऑब्वियसली जो लोगों को पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू पुट अ स्टार कास्ट टुगेदर, 23 वाज अ मैमथ टास्क, एंड हैट्स ऑफ टू प्रियदर्शन जी एंड द टीम हु काइंड ऑफ ब्रॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, ऑल ऑफ अस टुगेदर। तो फर्स्ट डे हमने इसका मेजॉरिटी शूट सिंगापुर में किया, एंड जो होटल में हम रह रहे थे वहीं पे शूट था। सो डे 1 पे यही था कि जिनका शूट रहा वो आए, एंड देन वी यूज्ड टू गो बैक टू द रूम। तब प्रियदर्शन जी को समझ में आया कि ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब रूम में जाते हैं वहाँ से वापस बुलाने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो ही सबको बुलाया, उन्होंने मीटिंग रूम में बिठाया और कहा कि यही आपको अभी सबको बैठना पड़ेगा पूरे दिन के लिए, जो भी शूट टाइम था तभी कोई रूम में नहीं जाएगा अनलेस इज एन इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट। तो हम लोग सब पूरे टाइम तक वो रूम में बैठते थे। वी यूज्ड टू प्ले डम शराड्स, वी यूज्ड टू प्ले अंताक्षरी, सब लोग, मतलब अक्षय जी, सुनील शेट्टी, कटरीना कैफ, नेहा धुपिया, हम लोग, समीरा रेड्डी, हम लोग सब वहाँ पे बैठ के वी यूज्ड टू हैव अ ब्लास्ट। अक्षय सर के बारे में बोलते हैं कि बहुत बड़े प्रैंकस्टर है वो, आपको कुछ अगर किस्सा याद आए?
तभी उन्होंने कुछ प्रैंक किया नहीं, आई थिंक टाइम ही नहीं मिला प्रैंक करने के लिए, बट एक है कि ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग इन टर्म्स ऑफ हिज फिटनेस। तो वो सबको कहते थे कि चलो 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 पुशअप्स करते, चलो 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 ये करते, तो ही रेगुलरली वर्कड आउट, तो दैट वाज अ वेरी वेरी यू नो। मैम आपने फर्स्ट खतरों के खिलाड़ी किया हुआ है जी, तो ये जब ये शो आ रहा था तो आपको पता था कि ऐसे स्टंट्स होंगे इसमें या फिर नहीं पता था, और कितना मुश्किल था कि फर्स्ट खतरों के खिलाड़ी करना और सेकंड रनर अप रही हैं आप? जी मुझे पता था क्या क्या होने वाला है। मेरी एक ही शर्त थी विद एंडमॉल प्रोडक्शन हाउस जो है उनके साथ, कि मैं कुछ नॉनवेज नहीं खाऊंगी, कीड़ा मकोड़ा खाऊंगी नहीं, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो आई डोंट ईट नॉनवेज। तो उन्होंने यही कहा कि बिकॉज इट इज़ इंडिया बेस्ड शो, हमारे इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो बाकी तो पता था कि कीड़े मकोड़े, स्नेक्स, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियोज, कूदना, उछलना, डूब जाना, सब पार्ट ऑफ इट है। बट लाइक आई सेड कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं, सो इमीडिएटली आई सेड यस। वेरी वेरी। और उसके बाद मैम बिग बॉस किया आपने, बिग बॉस का एक्सपीरियंस कैसा था? बिग बॉस, आई वॉज देयर फॉर 77 डेज आउट ऑफ 84 डेज, जो मैंने सोचा नहीं था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने दिनों तक, मतलब सेमीफाइनल तक मैं पहुंचूंगी, बिकॉज एज अ पर्सन आई एम नॉट अ मेलोड्रामेटिक पर्सन। और भी एक बात ये है कि ये सीज़न 3 था, तब तक लोग ये सोच विचार या स्ट्रैटेजी करके नहीं पार्टिसिपेट करते थे कि हमें टीआरपी के लिए ये करना है, वो करना है। वी वर आवरसेल्व्स इन दैट सीरीज़। उसके बाद चेंज हुआ, सीज़न 4 से काफ़ी कुछ चेंजेस हुए वेरी विजिबली, लेकिन तभी सभी वी वर प्लेइंग आवर ओन सेल्फ एंड नो, आई डिडंट एंजॉय द एक्सपीरियंस, बट आई लर्नड अ लॉट एंड आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड failure as a stepping stone. It's always a learning. Like even today अगर कोई कुछ मेरे साथ नेगेटिव करता है, बोलता है, या नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, तो तकलीफ़ तो होती है, ऑफ कोर्स रोती भी हूँ, रात भर सोती नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद आई सिट एंड थिंक अबाउट व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, एंड वो जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत सिखाती है हमें लाइफ में। वो लर्निंग लेके जब आप आगे बढ़ते हो तो उससे बहुत फ़ायदा होता है इन अ गुड वे। रेजिलेंस जो है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो सीखने को मिलता है कि कैसे बाउंस बैक करना है। जैसे मैंने कहा कि लाइक यू सेड कि येस आई हैव सस्टेन फॉर दिस लॉन्ग एंड आई विल कंटिन्यू, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ ऊपर वाले की दुआ से। तो जैसे कोविड हुआ, कोविड में बहुत लोग डिप्रेस्ड हुए, बहुत लोगों ने बहुत मुश्किलें फेस की, वो हमने भी की, क्योंकि सब इवेंट्स ख़त्म, एक्टिंग का कोई ये नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने वही सोचा कि मैं सर्वाइवल मोड में नहीं रहती हूँ, थ्राइविंग मोड में चली जाती हूँ। उसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहे मैं कुछ भी करूँ, आई कांट चेंज दिस, जो है वो है, इसमें मैं थ्राइव कैसे करूँगी। सो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट इंस्टाग्राम लाइव। मेरे शो पे 75 सेलिब्रिटीज़ आके गए, इंक्लूडिंग रॉबिन शर्मा हु रोट द बुक द मंक हू सोल्ड फेरारी। और उन्होंने, और वो है अभी भी मौजूद है मेरे प्रोफाइल पे, उन्होंने खुद ने कहा कि उनको 300 मैसेजेस रिक्वेस्ट आती थी इंस्टाग्राम लाइव के लिए तब, because he is an international celebrity, but he accepted my invitation. Okay. So I really thrived even during COVID, given जो भी negativity थी वो नज़र रखते हुए, because I could practice my psychology that time. तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हर एक बंदे और बंदी के लिए कि मैं भी आसना, हे भगवान मैं ही क्यों, जब नेगेटिव इवेंट होता है या कुछ भी होता है। लेकिन हम भगवान से जब सब ठीक होता है या कुछ भी अच्छा होता है तभी नहीं पूछते ना वाई मी, तभी तो हाँ ये तो मतलब बनता ही है। सो वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फेलियर जो है वो सबके लाइफ में आएगा, लेकिन उससे आप क्या सीख सकते हो। सो ग्रीव, रोना धोना जो भी करना है करो, लेकिन उसके बाद एक स्टेप ले लो और एनालाइज करो कि इससे आपको क्या सीख मिलेगी। आई थिंक वो उस एटीट्यूड की वजह से आई थिंक आई हैव लास्टेड फॉर दिस लॉन्ग मे बी, एंड लक, ऑफ कोर्स लक भी है। मैम अभी की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर स्ट्रेस और एंजाइटी फील करती है, तो उससे निकलने के लिए क्या करना चाहिए?
ऐसा है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो मतलब जब हमारे पास घर नहीं होते थे, जब केव्स में रहते थे और लायन और टाइगर से फाइट करना पड़ता था, तभी भी उतना ही स्ट्रेस था, तभी सर्वाइवल का स्ट्रेस था। अभी दूसरे टाइप का स्ट्रेस और एंग्जाइटी है। एंड नाउ पीपल आर मोर वोकल। जैसे मेरा बेटा फट करके कहता है आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। ऐसे क्यों भाई, क्या चल रहा है? तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब जो है, ये पहले से, जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है तभी से होता आया है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि हर एक जनरेशन को लगता है कि हमारे जनरेशन को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है लाइफ में। ऐसा नहीं है। हर एक जनरेशन की समस्याएं अलग अलग होती हैं एंड दैट इज़ वन थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड। कैसे नहीं है कि तुम ही सिर्फ स्ट्रेस और एंग्जाइटी महसूस करते हो, तुम्हारी जनरेशन ही सफ़र कर रही है। दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो ये तो पार्ट है। स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, यू स्ट्रेस सबके लाइफ में होता है। यू स्ट्रेस का मतलब है कि अगर आप, इट्स अ गुड स्ट्रेस, इट्स एंड स्ट्रेस होना ज़रूरी है लाइफ में। थोड़ा उसमें ही आप अच्छा करोगे। जैसे एग्ज़ाम स्ट्रेस है, अगर एग्ज़ाम का आप स्ट्रेस ना लो तो पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छे मार्क नहीं आएंगे। अगर आपकी शादी हो रही है, जिनकी शादी हुई है उनको पता है कि तो वो स्ट्रेसफुल तो रहता है लेकिन वो अच्छा स्ट्रेस है, तो वो यू स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस मतलब जैसे कोविड हुआ या बीमारी हुई, एक्सीडेंट हुआ, यू लूज समबडी, वो डिस्ट्रेस है, तो वो अच्छा स्ट्रेस नहीं। कोई इलनेस हुई, क्रॉनिक स्ट्रेस, तो वो ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। तो ये अगर आप देखो, ये ओवरआर्चिंग अम्ब्रेला रखो, देन हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, उसके कई सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे यू कैन स्पीक टू अ फ्रेंड, यू कैन स्पीक टू योर पेरेंट्स, यू कैन स्पीक टू अ प्रोफेशनल। क्योंकि वाई प्रोफेशनल? क्योंकि अ प्रोफेशनल लाइक अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट, वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं रहते आप में। दे गिव यू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव। फ्रेंड क्या बोलेगा, हाँ तू ही सही है, वो ही गलत है, ये होता है ऑब्वियसली। वो नहीं करेगा तो वो आपका दोस्त नहीं ना, ये बोलेगा बाय बाय। सो दैट्स व्हाई प्रोफेशनल हेल्प इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ओके, इससे निकलने का तरीका क्या है? निकल नहीं सकते भाई, उसको फेस करना ही सोल्यूशन है। अच्छा। सो यू कांट एस्केप इट। क्योंकि अगर ऐसा हम सोचे, और मैं इसके बारे में काफ़ी सोचती हूँ कि मैं चली जाती हूँ हिमालय में, हाँ सब छोड़ छाड़ के, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। कैसे? वहाँ पे इतनी ठंड होगी, खाने पीने का कौन देगा मुझे, वो भी तो स्ट्रेस है, सर्वाइवल स्ट्रेस तो है। तो यू कांट एस्केप स्ट्रेस। ये है कि आप मैनेज कर सकते हो सक्सेसफुली। सो मैनेज करना सीखना ज़रूरी है। एंड लाइक आई सेड, उसके लिए काफ़ी वेज है, मीन्स है। मैं अभी मैनेज की बात की आपने, तो एक अभी की जनरेशन या पहले की भी, रिलेशन में हम आ जाते हैं एक बारी, उसके बाद हम मोस्टली, मैंने ऐसा देखा है कि काम छोड़ देते हैं या रिलेशन के काम के बीच में फंस जाते हैं, या काम को मैनेज नहीं कर पाते या रिलेशन को। तो उसको कैसे किया जाए? तो बैलेंस इज़ द की। एक बात याद रखना ज़रूरी है कि अ ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट एन आइलैंड। रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो जो भी आप कर रहे हो, और ये नहीं कह रहे कि 100% आप रिलेशनशिप को दो, अगर उस रिलेशनशिप को 100% की डिमांड है, देन यू शुड थिंक अबाउट इट। क्यों ऐसा है? कभी कभार इफ़ इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, फॉर सम टाइम दैट रिलेशनशिप माइट नीड 100%, तो वो देना ज़रूरी है। लेकिन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ अ रिलेशनशिप 100% देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाता है, व्हेन यू कैन तो लाइफ और वर्क, लाइफ आप ऊपर ले लो, फिर उसमें वर्क भी है, रिलेशनशिप्स भी है, तो दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है। कभी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, कभी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन किसी भी चीज़ को 100% ऑल द टाइम नहीं देना चाहिए। देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, इंट्रोस्पेक्ट, असेस करें कि क्या चल रहा है ये। क्योंकि वर्क को अगर आप 100% दे रहे हो क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है, फेमस बनना है, पैसा कमाना है, रिलेशनशिप्स को इग्नोर कर रहे हो, दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्रेक। राइट, correct, but at times you need to give 100% to excel but if you've already invested in the relationship before that 100%, तो वो relationship नहीं break होएगा। तो that balance is very very important to manage, and for that, like I keep saying कि I'm bringing in psychology again here, कि अगर आप कभी कभी ओवरवेल्म हो जाते हो कि नहीं अरे यार मैं कैसे हैंडल करूँ, नहीं कर पा रहा, दैट टाइम इफ़ यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ राइट काउंसलर, आप उस फेज से ईजिली एंड सक्सेसफुली निकल सकते हो। बिकॉज द वे टू बैलेंस इट
इज़ देन, क्योंकि कभी कभार हम इतना एनग्रॉस हो जाते हैं, हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें कि दिखता नहीं है लाइट कहीं पे टनल से, दैट काउंसलर कैन गिव यू द बर्ड्स आई। तो वो दिखा पाएगा या दिखा पाएगी कि यहाँ ऐसे करो, तो आपको गाइड कर पाएंगे ठीक तरह से। मैम इंडिया में तो ज़्यादातर जो वैसे एरियाज़ हैं उनको पता भी नहीं है कि ऐसा होता है जी। जैसे हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी है कपिल शर्मा, उन्होंने बोला था कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, मुझे तो दोस्तों ने या किसी ने बताया कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो उसके लिए कैसे लोगों के पास ज़्यादा फैलाया जाए कि ये सब भी ज़रूरी है? तो उसके लिए आप नील, हाँ, दिलीप जी, रेडियो अड्डा और मीडिया हाउसेस है, इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा टू क्रिएट अवेयरनेस इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप लोग बहुत छाए हुए हो, सब लोग आपकी लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो आई कैन स्पीक और इतने लोगों तक पहुंचेगा, आप बोलोगे इतने लोगों तक पहुंचेगा। तो अगर इफ़ यू कीप टॉकिंग अबाउट इट, अवेयरनेस बढ़ेगी एंड मोर पीपल विल नो अबाउट इट कि ऐसा भी होता है। एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं या वैसा कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल तो नहीं, पर अभी तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे दो लोग डेट कर रहे हैं और उनके माँ बाप परमिशन नहीं देते शादी करने को या लिव इन में रहने को। तो उसमें आके लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं या तो भाग जाते हैं, तो उसकी वजह से माँ बाप भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और बच्चे भी। तो उसको भी बंद करना बहुत ज़रूरी है। बंद तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ रिलीजन, बिकॉज ऑफ एनी कास्ट सिस्टम, और इकोनॉमिकली अलग है जो लेवल्स है, या सोशली अलग है। तो ये तो सदियों से चला आ रहा प्रॉब्लम है। इसको सोल्यूशन तो क्या ही मैं कैसे बताऊँ और क्या बताऊँ, क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट एरिया। एंड ऑल आई वुड से इज़ एज अ पेरेंट के कम्युनिकेशन अगर ओपन रखे बच्चों के साथ, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को बिठाया एक बार फ्यू इयर्स बैक, और उनसे मैंने कहा कि तुम जिसको भी डेट कर रहे हो उसे मुझे मिलना है। आई माइट और माइट नॉट अग्री विद योर चॉइस, लेकिन ये लाइफ तुम्हारी है एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। यू विल मेक मिस्टेक्स, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कौन सा ह्यूमन बीइंग है जिसने मिस्टेक नहीं किया लाइफ में, है ना? चाहे वो रिलेशनशिप में हो, प्रोफेशन में हो, ऐसे ही हो, मिस्टेक्स तो हम सब करते हैं ऐसे। लेकिन मैंने जो गलतियाँ की है वो तुम रिपीट नहीं करना है, तुम्हारी अपनी नई गलतियाँ करो। तो आई टोल्ड देम कि वेदर इट इज़ अ पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर और सेम, आई एम ओके, आई एम एक्सेप्टिंग ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन, बट इम्पॉर्टेंट थिंग है मुझे उनसे मिलना है। अब ये मेरी पेरेंटिंग है, चाहे इट इज़ राइट रॉन्ग आई डोंट नो, आई एम डूइंग माई बेस्ट एज अ पेरेंट। लेकिन हर पेरेंट यही चाहता है कि उसके बच्चे की भलाई हो। अब इसमें अगर ईगो आ जाए, मिसकम्युनिकेशन हो, तो प्रॉब्लम्स तो होगी ही, राइट? तो ये बात ज़रूरी है कि अपना खुद का बच्चा है, उसकी हैप्पीनेस किस में है, वो क्या चाहता है और चाहती है, और अगर आप अपोज कर रहे हो तो क्या आप समझा सकते हो उसे कि क्यों, व्हाट आर द रीजंस। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार पेरेंट्स रॉन्ग है या बच्चा रॉन्ग है। तो ये कम्युनिकेशन रखना एंड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यही कहूँगी। ओके मैम, आपने 2001 में राजीव गांधी अवार्ड जीता है जी, उसके बाद महाराष्ट्र रत्न मिला है, 2001 में ही आप मिसेस वर्ल्ड बनी जी। तो एकदम से लाइफ में चेंज आना जी कितना मुश्किल भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है जी। मुझे अवार्ड्स बचपन से ही मिलते हैं बिकॉज आई लाइक टू एक्सेल इन वॉट एवर आई डू, एंड डजंट मीन आई हैव नॉट फेल्ड, ट्रस्ट मी, आई हैव फेल्ड ऑन इनफ एंड मोर ओकेजन्स एंड टाइम। लेकिन चाहे वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, जो मैं बचपन में स्कूल में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे यही था कि नहीं मुझे जीतना ही है, या स्कूल में फ़र्स्ट आना, या इन 12th स्टैंडर्ड आई स्टूड फर्स्ट इन माय डिस्ट्रिक्ट। तो हालांकि बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, लेकिन अब मुंबई, लेकिन तभी आई वाज, तो वहाँ पे काफ़ी अवार्ड्स सेरेमनीज़ हुए, अलग अलग, मतलब रोटरी क्लब हो या उन्होंने इनर व्हील हो, उन्होंने सबने फेलिसिटेट किया। इसमें और आपने जो अवार्ड्स बताए उसमें फ़र्क ये था कि आपने जो बताए वो सब प्रेस में आते थे। अच्छा। वो
बहुत ज़्यादा लोगों को पता चलता था। मिसेस वर्ल्ड तो ऑफ कोर्स इट क्रिएटेड हिस्ट्री। तो वो टू बी इन पब्लिक आई, लाइक आई सेड, तो ये जो जर्नी थी ये मैंने वो गैप कर ली थी जब भी मैंने ग्लैडरैक्स सुपर मॉडल जीता था, एंड देन आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड मॉडलिंग फ्रॉम 97। तो तभी आदत हो चुकी थी। सो आई सेड या दिस इज़ नाइस, नाउ आई नीड टू यूज़ इट फॉर द राइट पर्पसेस, आई नीड टू यूज़ द अवार्ड एंड द फेम दैट आई एम एन्जॉइंग इन द राइट मैनर। तो व्हाई यू स्टार्टेड इट और उसका पर्पस क्या है? जी, सो टू थिंग्स। एक तो ये था कि जो स्टीरियोटिपिकल डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी है कि एक लड़की जो इतनी टॉल है, इसका फिगर ऐसा है, इसका रंग ये है, इसकी उम्र इतनी है, वही ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट कर सके, तो मुझे वो चैलेंज करना था। सेकेंडली, इन मार्वेलस मिसेस इंडिया वी हैव डिवोर्स्ड, विडोड, सेपरेटेड विमेन ऑल्सो अलॉन्ग विद मैरिड वेमेन। प्लस हमारी एक कैटेगरी ऐसी है जो महिला 35 प्लस है और जिसने शादी नहीं की है। ओके। हाँ, सो वो भी एक कैटेगरी मैंने क्रिएट की है। हमारे इसमें हाइट का कोई ये नहीं है कि यू नो इतनी हाइट चाहिए, स्किन कलर ये चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं। वी हैव पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी, वी हैव पीपल हु डोंट स्पीक हिंदी और इंग्लिश एंड सम अदर लैंग्वेज। तो वी बिलीव, लाइक आई बिलीव कि जो थॉट प्रोसेस है ना वो आप एक्सप्रेस कर पाए, राइट? ये ज़रूरी नहीं माध्यम क्या है, भाषा कौन सी है। सो दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, दैट इज़ वन रीज़न। द सेकेंड रीज़न विच बॉदर्ड मी अ लॉट, क्योंकि मैं बहुत सारे पैजेंट्स को जज कर चुकी हूँ, वो इसलिए कि जो महिला पार्टिसिपेट कर रही है वो अपनी फैमिली को छोड़ के तो इन्वेस्टमेंट करके आ रही है, उसे क्या रिटर्न में मिल रहा है। एंड व्हेन आई स्पोक टू द पार्टिसिपेंट्स और पार्टिसिपेंट्स केम एंड स्पोक टू मी, उनको नहीं मिल रहा था कुछ भी। ओके। द ट्रेनिंग वॉज वेरी बैड, थी नहीं, मतलब ऐसे लग रहा था कि कहाँ, मतलब घर पे जैसे चल रही है वैसे ही स्टेज पे चल रही है। जो पॉलिश आना चाहिए, जो एलिगेंस आना चाहिए, जो इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ अ ब्यूटी पैजेंट, वो नहीं उनको मिल रहा है। थर्ड, चैरिटी के नाम पे पैसा जमा करते हैं लोग, एंड दैट डजंट गो टू चैरिटी, एंड दैट्स हॉरिबल। आई फील वेरी बैड, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट्स के लिए पैसा जमा कर रहे हो, एंड दैट मनी यू आर नॉट गिविंग टू द कैंसर पेशेंट्स, आप खुद रख रहे हो, नॉट डन। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्राउन्स ऑफ अ सेल, राइट? नाउ आई कैन मोन अबाउट इट, आई कैन क्राई अबाउट इट, आई कैन कंप्लेन अबाउट इट, और आई कैन फाइंड अ सोल्यूशन। सो मैंने यही सोचा कि ये तो मैं मतलब कर सकती हूँ कि हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, बट सोल्यूशन क्या है? Somebody needs to take a stand, somebody needs to create an authentic pageant where it's a win-win. कि हम अगर आपका टाइम ले रहे हैं, आपके पैसे ले रहे हैं, तो you should get things in return which will enrich your life. Okay. Right? तो ये मैंने सोच के मार्वेलस मिसेस इंडिया एस्टैब्लिश किया। अभी सीजन 3 आ रहा है। हाँ जी। तो आप कितना एक्साइटेड है उसके लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सीज़न 1 और सीज़न 2 जो हुए उससे मुझे सीज़न 3 बहुत बड़ा करना है। ओके। आई वॉन्ट मार्वेलस मिसेस इंडिया टू बी द गो टू पैजेंट फॉर द कैटेगरीज दैट आई मेंशन, जैसे मैरिड, विडोड, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए, एंड महिलाएं हु आर 35 प्लस हु आर नॉट मैरिड। तो यही गोल है, यही मकसद है अब लाइफ का, यही मेरी लेगेसी रहेगी, बिकॉज दिस हैज़ काइंड ऑफ ब्रॉट ऑल दैट आई हैव डन ऑल माई लाइफ टुगेदर, and I am able to give it to the women, I am able to give that back. तो women empowerment in true sense, यही मेरा मकसद है। ओके। और अगर किसी को इसमें रजिस्टर करना है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा जो वेबसाइट है marvelousmissesindia.com, उस पर रजिस्टर नाउ की तो है ही बटन। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे चाहे मुझे या मार्वेलस मिसेस इंडिया जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर DM करे तो भी टीम विल गेट बैक टू यू। यू हैव टू फिल अप अ फॉर्म, ऑडिशन मैं खुद लेती हूँ, एंड वी टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। बट मैम कितने ऑडिशन लेते हो आप? बोल रही हो मैं खुद लेती हूँ, तो कितने सारे ऑडिशन आते होंगे? जैसे आपने देखा कि जब आप सेटअप कर रहे थे तो मैंने कहा कि मैं काम करके आती हूँ, तो यही मेरा काम रहता है आजकल। बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा वो भी। मज़ा आता है मुझे। अच्छा। आई एंजॉय इट। मैम एक सवाल मेरा था, जो आजकल नए मॉडल्स बनना चाहती हैं लड़कियाँ या बॉयज़ जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्री में अप्रोच कैसे करा जाए?
See, luckily now ना it's become quite easy because of Okay. social media. अगर आप Instagram पे देखें तो काफ़ी सारे कास्टिंग जो एजेंसीज है वो अपने आप खुद ही डाल देते हैं कि कास्टिंग फॉर Right? मॉडलिंग। मॉडलिंग ऑल्सो लाइक फैशन वीक का जो ये होता है ऑडिशन होते हैं उसके लिए लोग डालते हैं। इसके अलावा इफ़ यू डू योर होमवर्क कि कौन है कोरियोग्राफर्स, कौन है कास्टिंग एजेंसीज या मॉडलिंग एजेंसीज जो शोज़ करती है या जो फैशन वीक्स होते हैं उनके सबके तो अकाउंट्स होते ही हैं। यू कैन ईजिली DM देम, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो एंड देन यू कैन दे ऑलवेज हैव कि हाँ सेंड योर पोर्टफोलियो टू, वो उनका जो प्रोफाइल होता है उस पर लिखा हुआ होता है। सो इट्स मच ईजियर। राइट। पर कुछ भी काम कर लोग बिना सीखे भी आ जाते हैं जी। तो जो कास्टिंग कर रहा है उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। Yeah. तो सीखना भी बहुत ज़रूरी है, राइट? वो एक चेंज आ गया है जब से मैंने शुरुआत की और अब Okay. दैट टाइम पीपल हैड टाइम एंड पेशेंस टू टीच कि ठीक है तुम नए हो ना, चलो ये ऐसे करो ऐसे करो। नाउ यू टू बी रेडी एंड गो। जैसे मेरा बेटा है वो एक्टर बनना चाहता है तो मैं Okay. उसको यही कहती हूँ कि बेटा टुडे नोबडी विल हैव द पेशेंस। अगर तुम डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाओगे ना यू विल नॉट गेट अनदर चांस बिकॉज देयर आर हंड्रेड्स बिहाइंड यू। हमारे टाइम पे वैसा नहीं था, इट वॉज डिफरेंट। तो बेस्ट इज़ एंड आई एम नॉट सेइंग इट विल नॉट वर्क। अगर आप बिल्कुल भी सीख के नहीं गए हो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप तैयारी के साथ जाओ, अगर आप होमवर्क करके जाओ, एवरीबडी लाइक्स इट, राइट? एंड दैट्स व्हाट आई टेल पीपल कि होमवर्क करके जाइए। थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। एक्टर बनना है तो एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करिए, डांसिंग सीखिए, ये आप तैयारी करके जाओगे यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट जब आप सबके सामने परफॉर्म कर रहे हो। And this is applicable to everybody, not only as an actor, even as a model. If you know how to walk, क्योंकि ऐसे लगता है क्या है चलना है, नहीं, लेकिन उसमें जो हम रैंप वॉक पे चलते हैं तो उसमें कई पहलू होते हैं कि हाउ वेयर आर यू लुकिंग, व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। इफ़ यू आर वेयरिंग अ शॉर्ट ड्रेस तो आपको पोज कैसे करना है, इफ़ यू आर वेयरिंग शॉर्ट्स तो कैसे पोज करना है, इफ़ यू आर वेयरिंग अ सूट फॉर अ मैन हाउ डू यू पोज इट। इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू आर वेयरिंग जीन्स और ट्राउजर्स। तो ये जो स्मॉल न्यूआंसेस है ये अगर आप ध्यान में रखोगे यू विल बी सो मच मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो फॉर ऑडिशन। मैम बहुत जगह पे कास्टिंग वाले मोस्टली जो फीमेल है वो हम कास्टिंग काउच बोल सकते हैं, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं तो लोग उससे भी ज़्यादा डरते हैं। तो आजकल ये पहले ज़्यादा होता था कि अभी ज़्यादा होता है? कास्टिंग काउच एग्जिस्टेड एंड स्टिल एग्जिस्ट्स। ओके। वो रास्ता आपको लेना है कि नहीं ये लेना है ये आपका पर्सनल चॉइस है। ओके ओके। मैम मैं आपको पूछूं कि आपको कोई बॉलीवुड का कोई भी एक्टर है या हॉलीवुड या टॉलीवुड, तो एक एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप कौन सा एक्टर के साथ करना चाहिए? Well, since you mentioned Hollywood, I would say Tom Cruise. I've always been a big fan of his. I've had very few posters ever in my life in my room when I was growing up. जब मैं स्कूल में थी, हॉस्टल में थी, तो टॉम क्रूज का पोस्टर मैंने रखा हुआ था मेरे रूम में, लगाया हुआ था। So if given a choice, अगर ऊपर वाली कृपा से चांस मिला तो it definitely will be Tom Cruise. Very good. Ma'am, you want to say something to my audience? Yes, keep watching NRS show. Neil is excellent as a host. Thank you so much. मज़ा आया आपसे बात करते हुए and keep enjoying life. Life is too short. Positives, negatives सब है, लेकिन overall it's beautiful. So look at it that way. Thank you so much for Thank you. coming to our show, ma'am. Thank you. It means a lot to us and my team. Thank you so much. Thank you so much.